नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बात प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना की, जिसको रोकने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तीसरी खबर में बताएंगे कि दमोह उपचुनाव में इन दिनों कौन से उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चर्चा का विषय बना हुआ है। और चौथी खबर शमशाबाद से है, जहां किसानों को बैंक से अपना पैसा निकालना जंग जीतने जैसा साबित हो रहा है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर मंडला जिले से है, जहां चार टोला टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की दबंगई सामने आई है। तो ये 5 तस्वीरें जो है आपको बता रहे हैं और इन्हीं 5 खबरों पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार की लाख सख्ती, दर्जन भर से ज्यादा शहरों में संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 3,398 नए केस मिले हैं। साथ ही 15 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,10,249 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,055 पहुंच गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात खराब भोपाल और इंदौर में है। इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 788 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में एक्टिव केस की संख्या 5,589 पर पहुंच गई है। वहीं भोपाल में कोरोना के 24 घंटों के दौरान 549 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में 4,495 एक्टिव केसेस हो गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को खुद सड़कों पर उतर गए और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। यहां तक कि उन्होंने नारा भी दिया है कि मास्क नहीं तो बात नहीं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य आग्रह करने का फैसला भी ले लिया है। वे 12:30 बजे मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए हैं। उनका मानना है कि उनका यह प्रयास लोगों में जन चेतना जगाने के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगा। लेकिन सीएम शिवराज की ये पहल विपक्ष को रस नहीं आ रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब भी प्रदेशवासियों को सरकार की जरूरत होती है, न्याय की आवश्यकता होती है, प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमारे शिवराज जी मुद्दों से ध्यान मोड़ने के लिए उपवास, सत्याग्रह जैसे आयोजन करने लग जाते हैं और अब वह मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हर रोज कोविड की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में भी कोविड को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। कई मंत्री चुनाव और पर्यटन में व्यस्त हैं। मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। पहला, सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण, और एक प्रमुख बात कही है, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। अब बाकी काम सरकार करेगी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण, ट्रीटमेंट, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता भी है और दिक्कतें भी है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बिस्तर बढ़ाना, बाकी व्यवस्थाएं बनाना, वो सरकार का काम है, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां तक संक्रमण रोकना है, उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए कि अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई।
और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी से राजू मालवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी फिरोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब भी कोई एक पहल की जाती है या कोई भी कदम उठाए जाते हैं, क्यों आखिरकार हर कदम पर सवाल उठाए जाते हैं? आपदा के समय में राजनीति करना जरूरी है क्या? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये इवेंट कर रहे हैं वो। भाई ये बताओ, उनके गांधी प्रतिमा के सामने बैठ जाने से जो जो सवाल कमलनाथ जी ने उठाए वो सब दुरुस्त हो जाएंगे? आवाज नहीं पूछना आ रही चाहता है। हूँ। हेलो जी फिरोज जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मेरे तक आवाज नहीं कमलनाथ जी थोड़ी ने सी ठीक करा दीजिए। उन्होंने पूछा है कि आपका ये इवेंट करने से क्या ये व्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी? सरकार के पास जवाब नहीं है। उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं कहाँ? कौन सी दुनिया में है? कहीं दिख रहे हैं आपको? कहीं दिखते हैं वो कहीं काम पे जाते हुए? किसी दुनिया में नहीं है वो। तो सरकार जो है, हमने सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह जी ने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो उसकी कमी है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि कब तक हम कर लेंगे। उन्होंने कंपनियों के नाम भी दिए कि इनसे बात करके इंजेक्शन की आपूर्ति कराइए, कोई जवाब नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ये सबको पता है, लोग बाहर डले हुए हैं। सरकार ये तो बताए ट्रीटमेंट करेगी, बिस्तर बढ़ाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कौन सा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया भोपाल में, या कोई बिल्डिंग को हमने कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया हो कि आप जिसको चाहिए वो। स्वयं मुझे कई पत्रकार मेरे मित्रों ने बताया कि हम चाहकर भी लोगों को भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं। 125 करोड़ आपने 2 अस्पतालों को दे दिए और वो खत्म हो गए पैसे। अब सरकार कुछ करे तो कुछ करने जैसा दिखे। ये सरकार का काम थोड़ी है धरने पे बैठना। ये मतलब ये तो आप हंसी उड़वा रहे हैं पूरी दुनिया में। कोई उन बाकी के 28 राज्यों में से 27 राज्यों का कोई मुख्यमंत्री आपको दिखता है धरने पे बैठा है? या इससे पहले आपको किसी ने देखा है आपने धरने पे बैठे हुए किसी को? सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना। विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि लोगों को ये सुविधाएं मुहैया होना चाहिए। ना तो आप ये बताते कि कितनी टेस्टिंगे हो रही है, ना आप ये बताते हैं कि संक्रमण कहां से कहां फैल रहा है, ना ही आपकी कोई प्लानिंग है, ना ही आपके पास वैक्सीनेशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कोई प्लानिंग है। सरकार के पास प्लानिंग ही नहीं है कुछ। कैबिनेट अलग काम करती है, अफसरशाही अलग काम करती है, चीफ मिनिस्टर अलग काम करते हैं। अब जन जागरण, आप बताइए, भीड़ इकट्ठा करके आपने 8, 10, 15 किलोमीटर लंबा जो रोड शो किया, इसमें 90% लोग वो नहीं थे। सवाल आप लोग पूछिए ना कि साहब ये आपने भीड़ चलिए जवाब ले लेते हैं। राजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राजू जी, आपने सुना फिरोज जी को, उनके तमाम जो हैं कमलनाथ जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि चुनौतियों का सामना करने की बजाय शिवराज जी जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्याग्रह और इस तरीके की और जी हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह का संक्रमण है उसमें जो सरकार का काम है, जो सरकार के हिस्से का काम है, वो सरकार बाखूबी कर रही है। चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रेसिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे ट्रीटमेंट हो। फिरोज जी बेड कम होने की बात कर रहे थे। कल की ही संख्या में बता दूं कि कल हमीदिया में लगभग 150 बेड खाली थे। अब पता नहीं फिरोज जी को किसने बता दिया कि बेड नहीं है। फिरोज जी एक बार खुद ही कंफर्म कर लेते तो उनको ध्यान आ जाता। हमारी लगातार कोशिशें हैं कि कोई भी पेशेंट परेशान ना हो, उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं हम कर सकें। और इसके लिए 50 वेंटिलेटर भी हमीदिया में बढ़ाने की बातचीत हुई है। मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर वो बढ़ जाएंगे। राजू जी, लेकिन जिस तरीके से चेकिंग जांचें तेज होनी चाहिए, आप भी ये मानती कहीं ना कहीं जो है जांचों में कमी आई है, चेकिंग भी उस तरीके से नहीं हो रही है। लोगों की लापरवाही जो है हम देख रहे हैं निरंतर जारी है। चेकिंग जो पहले सख्ती थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। अगर लॉकडाउन भी लगाते हैं उसके बाद भी जो है लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। इन चीज़ों पर ठीक है, अवेयरनेस करने के साथ साथ एक्शन भी तो लिया जाना चाहिए कड़ा। वहीं अगर अस्पतालों की बात है, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की, तो उसमें भी तेजी आनी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहा है उसको देखते हुए तो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल तुरंत ही एक्शन लिया गया है। इंदौर में आपको ध्यान में आ गया होगा कि कितनी बड़ी संख्या में हमने बेड बढ़ाए हैं। भोपाल में बेड बढ़े हैं, कुछ वेंटिलेटर्स और भोपाल में बढ़ाने पर लगभग 50 वेंटिलेटर भोपाल में बढ़ाने की बात हो गई है और लगभग एक हफ्ते में वो बढ़ भी जाएंगे। टेस्टिंग भी उतना ही है। और जहाँ तक आप सख्ती की बात कर रहे हैं तो प्रशासन सख्ती भी कर रहा है, लेकिन आपने अभी 2 दिन पहले काजी कैंप में की घटना भी देखी होगी। मेरा तो आग्रह था कि फिरोज जी ऐसे लोगों को समझाते, लेकिन फिरोज जी लोग जैसे लोग उन लोगों को समझाने का काम कभी नहीं करते।
उनको हवा देने का काम जरूर कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना के संक्रमण में राजनीति जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो राजनीति मत करिए। आपके सकारात्मक प्रयासों को भी जनता देखती है और नकारात्मक प्रयासों को भी जनता देखती है। सही बात, जनता की हैंड का जो काम है, जो हम उस दिशा में कहीं ना कहीं और जागरूकता की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी धरने पर नहीं बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य आग्रह पे बैठे और वहाँ बैठ करके सारे काम वो कर रहे हैं। ठीक है, केवल ये है कि कोई काम सीएम हाउस से होता है या वल्लभ भवन से होता है, उसकी जगह वो मिंटो हॉल से वहाँ बैठकर सबसे बातचीत भी कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि हम सबको अपनी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से फैलता है फिरोज जी उसका बचाव हमें करना पड़ेगा। फिरोज जी, जिस तरीके से जो है इन्होंने कहा, राजू जी को आपने सुना कि काजी कैंप में जो 2 दिन पहले मामला आया था, उसको कहीं ना कहीं राजू जी ने जिस तरीके से कहा कि आप हवा देने का काम करते हैं, नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देते हैं, सकारात्मक चीजों की तरफ आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है। साथ ही ये भी कि हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है क्या? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में तो प्रतिदिन जो है बहुत बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं राजस्थान की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग बराबर है। तो हर जगह क्यों सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है? देखिए, सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो किसको? अब भगवान को जिम्मेदार ठहराए। लोगों की लापरवाही भी तो मानिए फिरोज जी, लोगों की लापरवाही भी तो है। खुद की लापरवाही क्यों है? आपके पास अस्पताल, अभी गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को ट्रांसफर इसलिए किया कि उसने आवाज उठा दी थी कि साहब 925 मेरे पास बेड है, आपने 887 कोविड में ऑक्यूपाई कर ली है। तो बताइए कहाँ है जगह अस्पतालों में? खुद क्यों ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कोई 1.5 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 7 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। दिखाए नहीं तो आप बोलो तो हम आदमी दिखा देते हैं और उन सबको पहुंचा देते हैं मुख्यमंत्री के सामने। अभी हम चाहें तो उनका धरना खत्म करा सकते हैं 5 मिनट में, लेकिन कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि इस आपदा की घड़ी में ये इवेंटबाजी छोड़िए। क्यों धारा 144 का उल्लंघन किया मुख्यमंत्री ने? आप मुझे जवाब दीजिए ना इस बात का। कल आपने और आप काजी कैंप की घटना की बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि आपने किसी व्यक्ति की पत्नी को और बच्ची को घर में घुस के पुलिस ने मारा, जबकि उसके हस्बैंड जो था वो चाय की दुकान चला रहा था, उसके ऊपर गर्म चाय ढोली है। और अगर कार्रवाई करनी थी तो आपने अपने विधायक के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? प्रद्युम्न सिंह लोधी के ऊपर पूरे देश ने किसी ने रंग पंचमी नहीं बनाई। वो कौन होते हैं रंग पंचमी बनाने के? बीजेपी के लिए अलग कानून है। और हमें इस बात का जवाब दें चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने धारा 144 का मध्य प्रदेश में भोपाल में क्यों उल्लंघन किया? हमको इस बात का जवाब सुनना है। आपने 144 आपने लगाई ना, हम लोग कांग्रेसियों ने पालन किया। हम लोगों ने 20 मार्च को एक कार्यक्रम किया था, 4-4 की संख्या में गए, 5-5 भी नहीं हुए, हम लोग रैली भी नहीं निकाली हमने। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने धारा 144 का उल्लंघन क्यों किया? क्यों 90% लोग बिना मास्क के थे आपकी रैली में? राजू जी से जवाब ले लेते हैं। राजू जी जवाब दीजिए। हमारे सारे लोग मास्क लगाते हैं और जो नहीं लगाते उनको तुरंत ताकीद भी किया जाता है। एक बात का जवाब दीजिए, आपने धारा 144 का क्यों उल्लंघन किया? किए जा रहे हैं, उनमें हमारे सब लोग भी सम्मिलित हैं और हम तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबसे आग्रह कर रहे हैं इस जागरूकता अभियान में सभी लोग साथ आए। और अनेक सामाजिक संगठन भी इस दिशा में सहयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनेक मीडिया के बंधु और पत्रकार संगठन भी हमारे सहयोग में, लेकिन जिन्हें राजनीति करना है वो राजनीति कर रहे हैं। तो मेरे अपने प्रवक्ता साथी से मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार जरा छत्तीसगढ़ भी नजर घुमा लें, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब भी नजर घुमा लें, उनको भी थोड़ी सी सलाह दें। ये दूसरे राज्यों तो मोदी जी क्या कर रहे हैं मैडम? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो चुनाव लड़ेंगे क्या? पूरा देश अगर कोरोना में संक्रमित हो रहा है वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? वो क्या कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? फिरोज जी, कांग्रेस से भी तो अपील की गई है सोशल मीडिया पर। संभाल ही लेंगे आपके सहयोग के भी बावजूद और आपके असहयोग के भी बावजूद। अरे आप किसी भी बात का जवाब तो आपके पास है नहीं। अब आपको भाषण देना है तो देते रहिए राजू जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता मर रही है, अब हम आपको छोड़ने वाली नहीं है कांग्रेस। मैंने हर बात का जवाब दिया है और मैंने आपसे प्रश्न भी किया है, लेकिन आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं देना तो भाषण हम दे रहे हैं ना, हम रुक जाइए, दे रहा हूँ मैं आपको। की है फिरोज जी, अपील तो सभी से की है, सोशल मीडिया पर सबसे अपील की है। हमने आप लोगों से कहा कि ये सारी चीज राजनीति छोड़िए, राजनीति करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, उन पर राजनीति कर लेना। तो मुझे ये बताइए आपने क्यों धारा 144 का उल्लंघन किया? ये बताइए मुझे। लोग अलग नहीं है,
वो सभी पूछिए मिलकर इनसे सवाल मध्य पूछिए प्रदेश कि के कल लोग क्यों हैं और धारा मध्य प्रदेश 144 का चलिए उल्लंघन जवाब ले किया? लेते हैं। राजू जी, लेकिन फिरोज जी का जी, एक सवाल है कि धारा 144 का उल्लंघन क्यों किया गया? धारा 144 का उल्लंघन कहीं नहीं किया गया और किसी के द्वारा नहीं किया गया, और जिसके द्वारा भी किया जाएगा उसके प्रति कार्रवाई होगी। फिरोज जी क्या अब कहेंगे? ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा इसको। अब आपके सामने आप लोगों ने तो फुटेज दिखाए लोगों को, लाइव दिखाया है लोगों को, तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको? धारा क्या 144 जरूरत थी का ये भीड़ उल्लंघन लगाने देखना था की? तो होशंगाबाद में ठीक, और देख लेते आप। राजस्थान, छत्तीसगढ़ इस तरह और से खुलेआम बाकी तो धज्जियां केंद्र उड़ा में रहे थे। भाजपा की सरकार क्या और कर तब रही उन पर भाई? पीएम कार्रवाई केयर्स की गई। फंड का पैसा कहाँ है? क्यों लोगों को फ्री इलाज जी, नहीं मिल रहा? चलिए ये तो हम नहीं, लोग ही बता रहे हैं ये बात। ठीक है, अब ठीक है। सरकार जिसको अब नहीं देखना है और नकाब ओढ़ के घूमना चलिए है तो वो ठीक है, घूम सकता है। शुक्रिया शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। फिरोज जी आपका भी और राजू जी आपका भी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर जगह ही बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, लेकिन इस आपदा के समय में भी जो है राजनीति नेता कर रहे हैं तमाम, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से राजनीति। और रही बात बीजेपी की, तो वाकई अवेयरनेस जरूरी है जनता के लिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ एक्शन भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इस समय। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन का टोटा है। सोमवार को प्रदेश के 2 जिले मुरैना और शहडोल में वैक्सीन कम पाई गई। रविवार को भी 15 जिलों में वैक्सीन कम पड़ गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश में कुल 61,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अगर सरकार के इस निर्देश का किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। 45 साल से कम उम्र वाले फ्रंटलाइन वर्कर को भी वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन नए आदेश के बाद अब 45 साल से कम उम्र वाले फ्रंटलाइन वर्कर को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, ना ही उनका पंजीयन होगा। आपको बता दें कि देश में अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन मध्य प्रदेश में सभी उम्र के लोग तेजी से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। इससे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने से छूट रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यह निर्णय लिया है कि पहले 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। इससे कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। हालांकि आदेश में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों को 3 मार्च से पहले कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, उन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार किया गया है। इसके मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, अब हर जगह जो वैक्सीनेशन है बहुत तेजी से हो रहा है, कहीं कहीं कम भी, लेकिन ऐसे में अब वैक्सीनेशन ही कम पड़ गए हैं। नया रोड मैप जो है तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार का ये रोड मैप होगा और कैसे जो है एक तरफ कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन ही कम पड़ गई है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी सी कमी जरूर हुई है। कई जिलों में वैक्सीनेशन जो है वो उसकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ी है, लेकिन वो भी वजह इसलिए है क्योंकि वैक्सीन की जो वहां पर आवक थी वो नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं अब वैक्सीनेशन जब इसलिए कम हो गया है क्योंकि वैक्सीन वहां तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि अगर पूरे मसले पर अगर चर्चा की जाए, बात की जाए, तो ये जरूर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की का अभियान मध्य प्रदेश सरकार चला रही थी, लगातार ये बात भी कही जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस अभियान में शरीक हों और अपना सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को दे। तो ये जो देखने में आ रहा था कि लोग रुचि दिखाने लगे थे और बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंच रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की कमी से ये थोड़ी सी रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है और कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें कुछ हजार डोज ही अभी तक बाकी हैं। तो ऐसे में अब डोज जो है वो तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर मुख्यमंत्री खुद ही सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार कोरोना को लेकर कमर कसे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार प्रयास भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसको और ज्यादा तेज गति से किया जाए ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसमें और कमी आ सके। तो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और जो डोज की बात की जाए तो केंद्र से लगातार डोज की जो खेप है वो
लगातार सरकार को मिल रही है, और सरकार का प्रयास भी यही है कि तमाम सारे ऐसे जिले जहां पर कमी बताई जा रही है तो वहां पर पहुंचाई जाए, और जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है तो वहां पर भी जल्द से जल्द वैक्सीन बड़ी मात्रा में पहुंचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दुष्यंत। तो बिल्कुल जो है केंद्र से मांग की जा रही कि जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेशन की खेप मध्य प्रदेश पहुंचे, क्योंकि अब जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं उससे लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन अब वैक्सीनेशन की कमी, और इसके लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है कि वैक्सीनेशन जो है मध्य प्रदेश पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराएं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दमोह उपचुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होने वाला है और कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलीय उम्मीदवार वैभव सिंह की चर्चा जोरों पर है। उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है। वैभव चप्पल लेकर मतदाताओं के पास जाते हैं और आग्रह यही करते हैं कि उनके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएं। वैभव सिंह के चुनाव प्रचार का अंदाज इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि उनके दोनों हाथों में चप्पल होती है और उन्हीं चप्पलों के सहारे हाथ जोड़कर वोट भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि वैभव सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के चचेरे भाई हैं, जो चुनाव में राहुल लोधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी, कांग्रेस के प्रत्याशी भी प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल ठाकुर घर घर जाकर सीधे मतदाताओं से चर्चा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, वैभव सिंह जो प्रत्याशी हैं उनका अनोखा ही जो है चुनाव चिन्ह है चप्पल, और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसे में राहुल लोधी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। वो उनके चचेरे भाई हैं। जी पारुल मैम, मैं बता दूं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो वैभव सिंह लोधी जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है। मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं एवं मतदाताओं से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे हैं। ये मैं बता दूं कि इसके पहले भी कल एसडीएम को वैभव सिंह ने आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो वोटर है उनके लिए लाल रजाई बोलते उसको बिछा दें, क्योंकि वहाँ पर चुनाव चिन्ह चप्पल और जूता है तो वो तो वहाँ दिखेगा नहीं, और अधिकारी और वोटर सब बगैर चप्पल और जूते के ही यहाँ वोट डालने आएंगे। जी। और बता दूं कि वैभव सिंह जो है यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के चचेरे भाई भी हैं, और साथ में राहुल सिंह की वैभव सिंह पहले भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं टिकरी बुजुर्गों से जी, और ये लोधी समाज की वोट भी काटेंगे और भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की चिंता भी इसमें बढ़ सकती है। जी, चलिए शुक्रिया हमारे इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल राहुल सिंह की मुश्किलें ऐसे में बढ़ सकती हैं। जो वैभव सिंह हैं वो उनके चचेरे भाई हैं और उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है, और वो हर जगह जो है चर्चा का विषय अब दमोह में बना हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शमशाबाद क्षेत्र के किसानों को बैंक से अपना पैसा निकालना कोई जंग जीतने से कम नहीं है। बैंक से पैसा निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए आधी रात से ही जद्दोजहद शुरू हो जाती है। किसानों को पैसा निकालने के लिए टोकन लेना अनिवार्य है, इसलिए किसान टोकन के लिए आधी रात से ही अपने प्रतिनिधि के रूप में पासबुक लाइन में लगा देते हैं। बैंक में टोकन दिखाने पर ही किसान पैसा निकाल पाता है। बैलेंस चेक करने के लिए भी टोकन जरूरी है। दरअसल सरकार की तरफ से सोयाबीन की खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों के खाते में डाला गया है। इसी राशि को निकालने के लिए बैंक में किसानों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए जिला सहकारी बैंक प्रबंधन ने टोकन की व्यवस्था की है, इसलिए किसान अपनी पासबुक को लाइन में रखकर घंटों टोकन का इंतजार करते हैं। कुछ किसानों ने बैंक प्रबंधन पर पैसे लेकर टोकन बेचने का भी आरोप लगाया है। वहीं मंडला के चारटोला टोल प्लाजा में ट्रक ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। ड्राइवर आनंद दास सेहरा से सामान लेकर रायपुर जा रहा था। सोमवार शाम जब वह चारटोला टोल प्लाजा पहुंचा तो टोल कर्मचारियों ने उससे 500 रुपए मांगे, लेकिन रसीद देने से इनकार कर दिया। रसीद को लेकर बातचीत के बाद 8 से 10 टोल कर्मचारियों ने लाठी डंडों से ट्रक ड्राइवर को पीटा, जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर गढ़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो मंडला से ये खबर, जहां पर टोल कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली है।
जब रसीद मांगी जाती है, जो टोल की फीस दी जाती है उसके बदले में, तो मारपीट जो है टोल कर्मचारी चारटोला टोल प्लाजा में ट्रक ड्राइवर से मारपीट करते हैं। ड्राइवर आनंद दास सिहोरा से सामान लेकर जो है रायपुर जा रहा था और इसी दौरान जब वह टोल प्लाजा पर रुका, सोमवार शाम जब वह चारटोला टोल प्लाजा पर पहुंचा तो टोल कर्मचारियों ने उससे 500 रुपये मांगे, लेकिन रसीद देने से इनकार कर दिया। रसीद को लेकर जो बातचीत हुई, 8 से 10 टोल कर्मचारियों ने लाठी डंडों से ट्रक ड्राइवर को पीट दिया, जिससे ड्राइवर काफ़ी जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर गढ़ी थाना पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। तो किस प्रकार से ये दबंगई जो है चारटोला टोल प्लाजा पर देखने को, और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जो है टोल प्लाजा चारटोला टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है, यानी कि टोल कर्मचारियों में किसी प्रकार का पुलिस का कोई खौफ नहीं है जो इतनी जो है दबंगई करते हैं, और इस प्रकार से तो आए दिन जो ड्राइवर हैं या जो वहाँ से निकलता होगा, इनकी मनमानी ऐसे ही रहती होगी। जी पूरा निश्चित, आपने बिल्कुल सही कहा कि टोल कर्मियों की हमेशा ड्राइवरों के साथ में मनमानी बिल्कुल इसी तरीके से बनी रहती है। ये पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं। जो कि टोल प्लाजा कर्मी जो ड्राइवर अकेले रहते हैं तो उनके साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं। ये तो अभी ताजा मामला है जो कि इसका वीडियो वायरल हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी नियासत देखी जा सकती है, क्योंकि जब संबंधित ट्रक चालक ने पुलिस से भी शिकायत की तो शिकायत में हीरावाली बरती गई। जब ग्रामीणों द्वारा जब दबाव बनाया गया, जब कहीं जाकर संबंधित पीड़ित की शिकायत की गई है, दर्ज की गई। जी पूनम। जी राहुल, जिस तरीके से जो है पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, और वो भी पुलिस तक भी मामला तब पहुंचा कि जब ग्रामीणों ने जो है दबाव बनाया, तो यानी कि कह सकते हैं कि पुलिस का संरक्षण भी इनको मिलता है। बिल्कुल पुनः आपको निश्चित तौर से आप बता दें, पुलिस का सशस्त्र पूरा भरपूर सहयोग मिलता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर गुनेगार कितना भी साथी क्यों ना हो, जब तक किसी का संरक्षण नहीं हो, जब तक वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि अवैध वसूली में अवैध वसूली यहाँ भरपूर की जाती है। जबकि सिर्फ 400 की रसीद दी जाती है, उससे 500-800 रुपए तक ऐसे वसूले जाते हैं। जबकि वो ड्राइवर की इतनी गलती थी, जब उन्होंने रसीद मांगी तो उसके बाद में उनसे बात मारपीट की गई, जब रसीद नहीं दी गई। जी पूनम। जी राहुल, एक छोटा सा सवाल आपसे और यहाँ पर कि पुलिस ने जो कल का ये मामला है, पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे की गई है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सोचने वाली बात ये भी, इसमें नया मोड़ आया है, जबकि मारपीट उसके साथ ड्राइवर साथ की गई, लेकिन पुलिस ने दोनों तरफ से मामला कायम किया है। चाहे ड्राइवर के ऊपर भी मामला कायम हो गया, प्लस तो जो टोल चालक है उनके ऊपर भी मामला कायम हो, जबकि पीटने वाला कौन है इसमें यहाँ पर भी जो है बिल्कुल पुलिस की जो है भ्रष्टाचार की साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से जो है पुलिस भ्रष्टाचार और पुलिस का ही संरक्षण ऐसे लोगों को मिल रहा है। चलिए शुक्रिया राहुल इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मंडला से ये खबर आपको बता रहे थे, जहाँ पर पुलिस का संरक्षण के चलते इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। चारटोला टोल प्लाजा का ये मामला, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, फीस दी जाती है, टोल फीस दी जाती है, लेकिन उसके बदले में अगर रसीद मांगता है ड्राइवर तो उसके साथ इस कदर मारपीट की जाती है, उससे मारपीट कर जो है इतना आत्महत्या कर दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से किया गया, जबकि मारपीट करने वाले जो हैं उन पर दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मामला अभी फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ से दर्ज किया है। तो साफ तौर पर जाहिर है पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, और पुलिस का ही संरक्षण है जो टोल कर्मचारी इस प्रकार की दबंगई करते नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।